Hello guys, so my name is Akhilesh Bhama. I'm from third year BLB course. So today's topic we are covering is plea bargaining in India. So the concept of plea bargaining was introduced as you can see in 2005. तो प्ली बार्गेनिंग एक ऐसी नेगोशिएशन होती है जो एक गवर्नमेंट ऑफिशियल वी कैन से पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो कि गवर्नमेंट की साइड से विक्टिम की साइड से केस लड़ रहा होता है वो किसके साथ नेगोशिएट करता है वो करता है एक्यूज के साथ नेगोशिएट। तो अब एक्यूज के साथ नेगोशिएट करता है किस चीज को लेके कि अक्यूज जो है वो अपना क्राइम कन्फेस करे उसके बदले उसे कुछ पर्क्स मिले लाइक जितनी भी उसकी ऑफेंस की पनिशमेंट है उससे कम हो जाए उसकी पनिशमेंट। सो इससे कुछ क्रिटिसिज्म है बेनिफिट्स हैं वो हम आगे कवर करते हैं। वो नेक्स्ट स्लाइड इसके बारे में आज सीखेंगे हम। सो व्हाट इज प्ली बार्गेनिंग एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी। तो इसमें क्या होता है डिफेंडेंट प्लीड्स गिल्टी इन एक्सचेंज ऑफ कंसेशन फ्रॉम द प्रोसिक्यूशन। तो अब क्या होता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर जाता है उसके पास और या तो उसके लॉयर से बात करेगा या बात करेगा अक्यूज से वन टू वन और उससे कहेगा कि आप जो हो कन्फेस कर दो अपना क्राइम ताकि हमें बहुत ज्यादा इसमें ना इन्वॉल्व होना पड़े और कन्फेस भी हो जाए क्राइम और आपकी पनिशमेंट भी कम हो जाए। तो इसमें ये दिखाना चाहता है कि इसमें दोनों पार्टीज का फायदा है अक्यूज का भी और विक्टिम का भी। तो उसमें कैसे फायदा है हम आगे पढ़ते हैं। ये हो गया व्हाट इज प्ली बार्गेनिंग। ठीक है इसके बाद आता है एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्ली बार्गेनिंग। सो अकॉर्डिंग टू the concept of plea bargaining, it cannot apply on all the offences. There are offences only from only up to 7 years of imprisonment on which plea bargaining is allowed. Like not on the above 7 years punishment, plea bargaining is not allowed. Below seven, if any there is any offences which is punishable up to 7 years only, it can be done and sought by according to the concept of plea bargaining. The public prosecutor can bargain, negotiate with the accused. So as I told you both 7 points. Third point is also excluded are offences affecting socio-economic condition and crimes against women or children below 14 years. इसमें क्या होता है ये है मेन टॉपिक ऑफ डोमिनेंट पार्टी कौन है इसमें। कभी कभार क्या होता है सामने वाली पार्टी इतनी कम डोमिनेंट होती है तो उसका फायदा न उठा लिया जाए किसी के द्वारा। इस वजह से उसको हम आउटसाइड रखते हैं इस कॉन्सेप्ट के नेगोशिएट नहीं करने देते उसको पूरा केस चलने देते हैं पूरा ट्रायल तक हो जाए उसके अकॉर्डिंग फिर आगे देखा जाएगा। लेकिन इसमें प्ली बार्गेनिंग अलाउड नहीं है क्योंकि इसमें प्रोसिक्यूशन जो है वो एक डोमिनेंट पार्टी बन जाता है और वो बहुत चीजें प्रेशराइज और अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता है। सो द प्ली बार्गेनिंग प्रोसेस इसका प्रोसेस क्या है। अक्यूज विद देयर लॉयर्स एडवाइस अप्रोचेस द कोर्ट फॉर प्ली बार्गेनिंग। अब अगर किसी अक्यूज के पास लॉयर हायर कर रखा उन्होंने तो वो जो है उनसे परमिशन लेंगे उनसे कंसल्ट करके प्ली बार्गेनिंग की तरफ जाएंगे। वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम इन प्रैक्टिकल सेंस एडवोकेट्स मना कर देते हैं क्योंकि उन्हें भी पता है ये सामने वाला प्रोसिक्यूटर बहुत तेज आदमी है। मना वो कन्फेशन भी ले लेगा और अपनी साइड से कुछ नहीं करेगा। इसलिए उन्हें सलाह दी जाती है कि राइटिंग में हो जो हो ऑल इट शुड बी इन राइटिंग इट शुड बी इन अ कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट which can be enforced by law. Means it should be a contract between both the parties. So next court facilitates negotiation between the prosecution and defense. Okay, ये तो मैंने बता ही दिया एक negotiation होगा prosecution और defense के बीच में। If an agreement is reached, the accused pleads guilty to the negotiated charge. अब इसमें इसका मतलब ये है अगर दोनों के पक्ष में ये बात आ जाती है कि अगर जैसे आप समझिए 5 साल का इम्प्रिजनमेंट है और प्रोसिक्यूटर कहते हैं कि आपको हम 2 साल 3 साल कंसेशन में दे देंगे। तो उसको भी लग रहा है कि चलो मेरा फायदा है पकड़ा तो मैं वैसे भी जाऊंगा कम करवा लेते हैं ठीक रहेगा नेगोशिएटेड चार्ज। उसको भी लग रहा है दोनों दोनों एग्रीमेंट रीच हो गया। प्रोसिक्यूटर को चार्ज मिल गया मतलब प्रोसिक्यूटर को मिल गया कंसेशन उसे मिल गया अपना कम चार्ज। उसे लग रहा है कि मैं वैसे ही पकड़ा जाऊंगा तो इसमें क्या हुआ कम हो गया हुआ। ठीक है ये अगला पॉइंट है द कोर्ट कंसीडर्स एंड हैज द फाइनल से ऑन एक्सेप्टिंग द एग्रीमेंट एंड सेंटेंसिंग। ठीक है जी कोर्ट इसके बाद भी अगर आपका एग्रीमेंट रीच हो चुका है बट लास्ट से रहेगा कोर्ट का ये। कोर्ट हो सकता है ये देख ले कि किसी प्रेशर में डोमिनेंस में इन्फ्लुएंस में किसी भी पैसे के चक्कर में तो नहीं हुआ है ये अगर जेन्युइन है कोर्ट पास कर देगा। ओके। तो नेक्स्ट पॉइंट बेनिफिट क्या है इसके।
अब इसके बेनिफिट है reduces court backlogs, expedite trial processes leading to reduction of pending cases। अब इसमें जल्दी जल्दी ट्रायल हो पाते हैं, पूरी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं, पूरा ट्रायल प्रोसेस की जरूरत नहीं, पूरा चार्ज लगाने की जरूरत नहीं है, एविडेंस देने की जरूरत नहीं है, इतनी भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट हम जाते हैं अक्यूज के पास, उसे प्ली बार्गेन करते हैं, एक दो ढाई दिन में, 3 दिन में, एक हफ्ते में खत्म हो जाता है। कि जरूरी नहीं है महीनों चले, इतनी जल्दी काम हो जाता है, तो पेंडिंग केसेस कम हो जाते हैं। ये पहले तो पॉइंट हो गया, सेव टाइम एंड रिसोर्सेज, एफिशिएंटली यूटिलाइज टाइम फॉर बोथ प्रोसिक्यूशन एंड द एक्यूज। दोनों का टाइम बचता है इसमें। एक्यूज को भी ये नहीं है कि बैठा है वो 7 साल की, उसे जेल भी हो जाए बाद में, उससे पहले वो 5-6 महीने इन्वेस्टिगेशन के अंदर जेल में बैठा है, वो बेल ही नहीं मिली उसको, उसका भी टाइम बचता है, उसका भी बचता है। 2 साल 3 साल में बाहर आ जाता है, खत्म हो गया उसका काम। प्रोसिक्यूशन का क्या, प्रोसिक्यूशन इजीली अपना केस हैंडल कर लेता है, प्रोसिक्यूशन को अपना केस जीत जाता है। और है अलाउज लाइट सेंटेंस, वही बात है कि अब ये बेनिफिट मिला है अक्यूज को, उसने कन्फेस करा तो उसको पनिशमेंट भी कम मिलेगी। क्रिटिसिज्म क्या आता है इस पे, रिस्क ऑफ इनोसेंट प्लीज। अब इसमें क्रिटिसिज्म ये आता है कि कभी कभार जो प्रोसिक्यूशन है वो इतना ज्यादा प्रेशराइज कर देते हैं कि आपको देना ही पड़ेगा, कन्फेशन देना ही पड़ेगा, कि वो इनोसेंट से कन्फेशन निकाल लेते हैं। अब इनोसेंट को क्या लगता है, अगर इन्होंने मेरे को फंसा दिया, मैं 7 साल के लिए जेल चले जाऊंगा। चलो ये कन्फेस करवा रहे हैं, कन्फेस करके मैं 2 साल में बाहर आ जाऊंगा, 5 साल बच जाएंगे मेरे, वो इस थॉट के अकॉर्डिंग कन्फेस कर देते हैं। ये नहीं सोचते कि मैं तो इनोसेंट हूँ, मेरे पे कुछ चार्ज लग ही नहीं सकता। ये होता है डोमिनेंट पार्टी वाला सिस्टम, इसलिए इसको क्रिटिसाइज किया गया है बहुत ज्यादा। कभी कभार बहुत प्रेशर कर देते हैं वो। फिर ठीक है, पावर इम्बैलेंस, वही डोमिनेंट पार्टी वाला प्रॉब्लम, पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोसिक्यूशन प्रेशरिंग वल्नरेबल एक्यूज, एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी। थर्ड पॉइंट है इनइफेक्टिवनेस इन कॉम्प्लेक्स केसेस। अब किसी केस में क्या होता है कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, कि इसने यहाँ से चीज ली, वहां मारा जाके, उसके बाद बॉडी को यहाँ किया। अब इसमें क्या होता है, वो कन्फेस तो कर देता है, लेकिन हमें कोई एविडेंस ही नहीं मिलता उस चीज के, तो इस चीज में बहुत दिक्कत आने लगती है। लिमिटेड इफेक्टिवनेस ऑफ इंट्रिकेट लीगल सिचुएशंस, बहुत सिचुएशन पे प्ली बार्गेन वर्क ही नहीं कर पाता है, क्योंकि कन्फेशन ही अच्छा नहीं होता है, कन्फेशन कोई यूज का ही नहीं होता है। फिर हम अगला पॉइंट, करंट स्टेटस क्या है उसका, जो ये प्ली बार्गेनिंग है अभी भी बहुत ज्यादा इवोल्यूशन में है। अभी भी ये ऐसा कोई प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुई है, इसमें प्रॉपर डेवलप प्रैक्टिस नहीं है, प्रॉपर डेवलप कॉन्सेप्ट नहीं है। देखो आप 19 साल ही हुए हैं, 18-19 साल ही हुए हैं, तो इसमें भी टाइम लगेगा, स्टिल इवॉल्विंग विद इन इंडियन लीगल सिस्टम। उसके बाद आता है अगला पॉइंट, इम्पैक्टफुल बेनिफिट। इट ऑफर्स पोटेंशियल बेनिफिट बट रिक्वायर्स रिगरस सेफगार्ड्स। ठीक है ना, पोटेंशियल बेनिफिट तो देता है, बट क्या होता है ना, दिक्कतें बहुत आती हैं इसके साथ। ठीक है, दिक्कत है, मैंने बताया क्रिटिसिज्म में था दिक्कत, तो वो सब है इसमें। फिर इम्प्लीमेंटिंग प्ली बार्गेन, ठीक है, डिफाइन क्लियर गाइडलाइंस। क्लियर गाइडलाइंस कैसे हुआ कि मैंने, जैसे प्रोसिक्यूशन गया, प्रोसिक्यूशन ने आगे बोला कि आप, उन्होंने कहा आप कन्फेस करिए, हम आपकी सजा कम करा देंगे, बस इतना बोला, और उसने कन्फेस कर दिया। अब कम तो 1 दिन भी कम ही हुआ, 2 दिन भी कम ही हुआ, 1 महीना भी कम ही हुआ 5 साल से। अब वो सोच के बैठा 3 साल, 3 साल कम हो जाएगा, हुआ 3 दिन। यह दिक्कत है, क्लियर गाइडलाइंस होनी चाहिए। ठीक है, रूल्स रेगुलेशन प्रॉपर बनाने चाहिए, कि कितना कम होएगा, कितना कन्फेस, मतलब क्या पूरा आपको कन्फेस करना है, और 3 साल कम होगा प्रॉपर, हमें देनी पड़ेगी उसको गाइडलाइंस की, कैसे कैसे क्या हो। अगला पॉइंट है इंश्योरिंग सेफगार्ड, इंप्लीमेंट मेजर्स टू प्रिवेंट मिसयूज एंड अनफेयर फेयरनेस, अनश्योर फेयरनेस। इसके अकॉर्डिंग हमें रूल्स बनाने चाहिए, ताकि एक प्रॉपर प्रैक्टिस, एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट हमारा डेवलप हो सके। बिल्कुल वेग है अभी, एम्बिगुअस है, इसे हमें बिल्कुल एक रेगुलेशन में लाना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट है रेगुलर इवोल्यूशन, continuous assessment for improvement and fairness in implementation। ठीक है, अभी ये वही बात है कि अभी भी इसमें बहुत चीजें रह रही हैं, इनमें इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। अभी इसमें इम्प्रूवमेंट हो रही है, अभी एज रेगुलर प्रैक्टिस इम्प्रूवमेंट होती जा रही है इस कॉन्सेप्ट में। सो थैंक यू, दिस इज माय टाइम। मैंने आपको आज पूरा बता दिया कि कैसे कैसे पूरा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।